आज हम भारत की जलवायु के बारे में बात करने वाले हैं। और जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि हम इस पर कितनी कम बात करते हैं। सही कहा। मतलब हम रोज मौसम की बात करते हैं, आज गर्मी है, कल बारिश होगी, लेकिन उस पूरे बड़े सिस्टम के बारे में नहीं सोचते जो ये सब चला रहा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ही देश में सुबह स्विट्जरलैंड जैसी ठंड और शाम को सहारा जैसी गर्मी महसूस हो सकती है। और ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि भारत की जलवायु सिर्फ भूगोल नहीं है, ये हमारी संस्कृति की आत्मा है। आत्मा? जी। हमारे स्रोतों में एक बहुत पुराना संस्कृत श्लोक है, काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है समय पर बारिश हो और धरती हरी भरी रहे। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये दिखाता है कि हजारों सालों से हमारा पूरा अस्तित्व इसी एक उम्मीद पर टिका है कि प्रकृति अपना चक्र समय पर पूरा करेगी। वाह! अच्छा, तो एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। जी, पूछिए। लोग कहते हैं आज मौसम अच्छा है, लेकिन फिर बात होती है जलवायु परिवर्तन की। तो ये दोनों शब्द मौसम और जलवायु, इनमें असल में फर्क क्या है? ये बहुत ही आम सवाल है। इसे ऐसे समझते हैं, मौसम जो है वो आपका मूड है। मूड? हाँ, जो घंटे घंटे में दिन ब दिन बदल सकता है। अभी धूप है, हो सकता है शाम को बारिश हो जाए। ठीक है, समझ गई। लेकिन जलवायु आपकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी। मतलब जो लंबे समय तक लगभग एक जैसी रहती है। बिल्कुल। किसी जगह पर 30, 40, 50 साल तक मौसम का जो एक औसत पैटर्न रहा है ना, जी। उसे वहां की जलवायु कहते हैं। जैसे हमें पता है कि दिल्ली में जून में गर्मी होगी और दिसंबर में सर्दी होगी, ये जलवायु है। मूड और पर्सनैलिटी, ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो फिर इसमें ऋतुओं का मतलब सीजन्स का क्या रोल है? ऋतुएं इस पर्सनैलिटी के अलग अलग पहलू हैं जो एक तय साइकिल में आते जाते रहते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हम अक्सर 3 या 4 ऋतुओं के बारे में सोचते हैं, है ना? गर्मी, सर्दी, बरसात। हाँ। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत की पारंपरिक व्यवस्था में 6 ऋतुएं होती थी। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। हर ऋतु 2 महीने की। 6? मुझे तो स्कूल में सिर्फ 3 ही पढ़ाई गई थी। ये हेमंत और शिशिर क्या है? ये तो बिल्कुल नई बात है मेरे लिए। हेमंत मतलब हल्की सर्दी की शुरुआत और शिशिर मतलब कड़ाके की ठंड का समय। अरे वाह! ये विभाजन दिखाता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति के बदलावों को कितनी बारीकी से देखते थे। हमारे त्योहार, हमारा खान पान, सब कुछ इन्हीं 6 ऋतुओं की लय से जुड़ा था। बिल्कुल। वसंत पंचमी हो या शरद पूर्णिमा, ये सब इसी चक्र का जश्न है। ये तो कमाल है। मतलब भारत सिर्फ सांस्कृतिक रूप से ही विविध नहीं है, बल्कि यहाँ की जलवायु में भी जबरदस्त विविधता है। जबरदस्त। ऐसा लगता है जैसे एक ही देश के अंदर कई अलग-अलग देशों का मौसम छुपा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ विविधता नहीं है, ये एक जलवायु महाद्वीप है। आप देखिए ना, उत्तर में हिमालय है। हाँ। वहां आपको स्विट्जरलैंड जैसी अल्पाइन जलवायु मिलती है, ठंडी बर्फीली सर्दियां। और वहां से थोड़ा नीचे उतरते आप उत्तरी मैदानों में आ जाते हैं, जहां गर्मियां बहुत ज्यादा होती हैं और सर्दियां भी अच्छी खासी पड़ती हैं। भारत का गेहूं का कटोरा है वो। और फिर पश्चिम में थार का रेगिस्तान, जो सहारा जैसा लगता है। बेहद गर्म दिन, ठंडी रातें और बारिश का कोई अता पता नहीं। लेकिन उसी वक्त अगर आप पश्चिमी तट पर चले जाएं, मुंबई या गोवा, तो वहां इतनी नमी और हरियाली है कि लगता है किसी ट्रॉपिकल आइलैंड पर आ गए हैं। जहां मॉनसून में इतनी बारिश होती है कि चावल और मसाले खूब उगते हैं। और बीच में दक्कन का पठार है, जहां का मामला ही अलग है। बिल्कुल, ज्यादातर इलाका सूखा रहता है। तो ये सब यूं ही नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत शक्तिशाली प्राकृतिक कारण काम कर रहे हैं। तो चलिए उन्हीं कारणों को समझते हैं। ऐसा क्यों है कि कन्याकुमारी में साल भर लगभग एक जैसा गर्म मौसम रहता है, लेकिन श्रीनगर में इतना अलग? इसका सबसे बड़ा कारण है अक्षांश, यानी लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा से दूरी। जी, इसे यूं समझिए कि सूरज एक टॉर्च की तरह है। भूमध्य रेखा के पास, जैसे कन्याकुमारी में, टॉर्च की रोशनी सीधी पड़ती है तो सारी ऊर्जा एक छोटे से हिस्से में जमा हो जाती है और उसे बहुत गर्म कर देती है। जैसे जैसे आप उत्तर की ओर श्रीनगर की तरफ जाते हैं, रोशनी तिरछी होती जाती है और वही ऊर्जा एक बड़े इलाके में फैल जाती है, जिससे हर हिस्से को कम गर्मी मिलती है। एकदम सही। अच्छा, ये तो समझ आया। लेकिन फिर ऊटी और कोयम्बटूर का क्या? स्रोत बताते हैं कि दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर है, फिर भी उनके तापमान में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, यहाँ दूसरा बड़ा खिलाड़ी सामने आता है, ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड। अच्छा।
जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हवा पतली और हल्की होती जाती है। और पतली हवा गर्मी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। बिल्कुल, इसीलिए वो ठंडी हो जाती है। यही वजह है कि मैदानी इलाके कोयम्बटूर में जब लोग पसीने से तरबतर होते हैं, उसी वक्त कुछ ही किलोमीटर दूर पहाड़ों पर बसे ऊटी में मौसम सुहाना होता है। जी, इसीलिए तो हिमालय की चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। मतलब पहाड़ों पर हवा का कंबल पतला होता है। हाँ, कह सकते हैं। और तीसरा कारण समुद्र से नजदीकी है। मुंबई और नागपुर का उदाहरण तो आंखें खोल देने वाला है। बिल्कुल। दोनों लगभग एक ही लैटिट्यूड पर हैं, लेकिन नागपुर में गर्मियों में पारा 44 डिग्री तक पहुंच जाता है और सर्दियों में 10 डिग्री तक गिर जाता है। जबकि मुंबई में पूरे साल तापमान बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि समुद्र एक विशाल एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। एयर कंडीशनर? हाँ, जमीन बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी होती है, लेकिन पानी को गर्म या ठंडा होने में बहुत समय लगता है। अच्छा, तो गर्मियों में ठंडा समुद्र मुंबई को ज्यादा गर्म नहीं होने देता, और सर्दियों में समुद्र अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़कर मुंबई को ज्यादा ठंडा होने से बचाता है। और नागपुर के पास ये सुविधा नहीं है। नहीं है, इसलिए वहां मौसम अपनी चरम सीमाओं पर पहुंच जाता है। वाह, तो ये सारे कारक पहाड़, समुद्र, जमीन एक विशाल मंच तैयार करते हैं। जी। लेकिन इस मंच पर हर साल जो मुख्य कलाकार आता है और पूरे शो को अपने नाम कर लेता है, वो है मानसून। भारत की जीवन रेखा। मानसून शब्द सुनते ही दिमाग में बारिश, चाय और पकौड़ों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है? इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। जमीन पानी से जल्दी गर्म होती है। ठीक है। गर्मियों में भारत की जमीन और तिब्बत का पठार भट्टी की तरह तपते हैं। इस गर्मी से हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और वहां एक कम दबाव का क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया, वो बन जाता है। उसी समय हिंद महासागर ठंडा रहता है, जहां हाई प्रेशर होता है। और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। जी। तो इसका मतलब समुद्र से नमी से लदी हुई हवाएं जमीन की ओर खींची चली आती हैं। और फिर ये बादल बनकर बरस जाती हैं। वाह! यही हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो भारत की 80% बारिश के लिए जिम्मेदार है। और सर्दियों में? सर्दियों में कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जमीन ठंडी हो जाती है तो वहां हाई प्रेशर बन जाता है और समुद्र पर लो प्रेशर। तो अब सूखी हवाएं जमीन से समुद्र की ओर बहने लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर ये इतना ही सीधा सरल सिस्टम है, तो फिर मानसून हर साल इतना अप्रत्याशित क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है। कभी जल्दी आता है, कभी देर से, कभी इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है, तो कभी सूखा पड़ जाता है। इस सीधे सरल सिस्टम में इतनी गड़बड़ी कहाँ से आती है? क्योंकि ये सिस्टम दिखने में जितना सरल है उतना है नहीं। इसे कई और चीजें प्रभावित करती हैं, जैसे जेट स्ट्रीम्स, अल नीनो, हिंद महासागर का तापमान। ये सब मिलकर मानसून को एक जटिल पहेली बना देते हैं। प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबिलिटी। बिल्कुल। हमें पता है कि मानसून आएगा, लेकिन कब, कितना और कहां बरसेगा, ये हमेशा एक जुआ रहता है। और इस जुए के कुछ नतीजे तो हैरान करने वाले हैं। स्रोत में जिक्र है मेघालय के मासिनराम का। हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा औसत बारिश वाली जगह। सोचिए, एक जगह जहां इतनी बारिश होती है कि वहां के लोग छतरियों का इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि वो तेज हवाओं में टिक ही नहीं पाती। वे बांस और केले के पत्तों से बने कनूप पहनते हैं। कनूप? वो क्या होता है? एक तरह का बॉडी शेल जो उन्हें सिर से घुटनों तक ढक लेता है। ये दिखाता है कि कैसे इंसानों ने प्रकृति की एक चरम सीमा के साथ जीना सीख लिया है। ये तो अद्भुत है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे पूर्वज तो अमलतास के फूलों को देखकर या मछलियों के व्यवहार से मानसून का अंदाजा लगा लेते थे। बिल्कुल, ये पारंपरिक ज्ञान आज भी प्रासंगिक है, लेकिन अब इस पूरी विरासत पर एक खतरा मंडरा रहा है। और वो खतरा हमारे जीवन पर सीधा असर डाल रहा है। हमारी कृषि, हमारे त्योहार जैसे बिहू, पोंगल, ओणम, सब कुछ तो इसी मॉनसून के चक्र से जुड़े हैं। जी। लेकिन जब ये चक्र बिगड़ता है, जब मॉनसून फेल होता है, तो उसका असर कितना भयानक होता है। पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। और ये सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है। जब मॉनसून का पैटर्न बदलता है तो प्राकृतिक आपदाएं भी अपना चरम रूप दिखाने लगती हैं। जैसे चक्रवात? हाँ, साइक्लोन्स। अब वो ज्यादा शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो गए हैं। समुद्र की सतह पर जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो एक बहुत तीव्र लो प्रेशर एरिया बनता है, जो घूमते हुए एक भयानक तूफान में बदल जाता है। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त का परिवार वहां फंसा हुआ था। टीवी पर देखना एक बात है, लेकिन जब कोई अपना वहां होता है
तब इन आपदाओं की भयावता का असली एहसास होता है। सही बात है। शहरों में तो थोड़ी सी बारिश में ही सड़कें नदियां बन जाती हैं। शहरी बाढ़ के लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हमने तालाबों और झीलों को पाटकर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, तो पानी जाएगा कहाँ? सही कहा। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स भी वनों की कटाई और गलत निर्माण की वजह से बढ़ गए हैं, और जंगल की आग वो अलग। ये सब हमें एक ही बड़े सवाल की ओर ले जाता है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। जी, स्रोत इसे बहुत सीधे तरीके से समझाते हैं। ये जलवायु में होने वाला एक बड़ा लंबे समय का बदलाव है, जो हमारी गतिविधियों, खासकर जीवाश्म ईंधन जलाने और जंगलों को काटने की वजह से हो रहा है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ग्रीन हाउस प्रभाव है। अच्छा। हमारी धरती के चारों ओर गैसों का एक कंबल है। ये सूरज की गर्मी को रोककर धरती को इतना गर्म रखता है कि यहाँ जीवन पनप सके। ये एक अच्छा कंबल है। लेकिन पिछले 150 सालों में हमने फैक्ट्रियों, गाड़ियों और दूसरी चीजों से इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें पैदा की हैं कि ये कंबल बहुत मोटा हो गया है। और अब ये मोटा कंबल जरूरत से ज्यादा गर्मी रोक रहा है, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। बिल्कुल। और इसका असर हम देख रहे हैं। स्रोत में जिक्र था कि कैसे 2025 की शुरुआत में सर्दी असामान्य रूप से हल्की और छोटी थी, जिसका सीधा असर गेहूं की फसल पर पड़ा। हाँ, यही जलवायु परिवर्तन का असली चेहरा है। मौसम के पैटर्न का अप्रत्याशित हो जाना। जो चक्र हजारों सालों से चल रहा था, उसे हम तोड़ रहे हैं। तो अब रास्ता क्या है? अब इससे निपटने के लिए 2 ही रास्ते हैं। एक है शमन, यानी इस कंबल को और मोटा होने से रोकना, जैसे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना, पेड़ लगाना। और दूसरा है लचीलापन, रेजिलियंस, यानी ये मान लेना कि कंबल मोटा हो चुका है और अब हमें गर्मी का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। तो आज की हमारी इस पड़ताल से ये तो साफ है कि भारत की जलवायु एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और सुंदर सिस्टम है। मानसून इसकी धड़कन है, और हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की हर डोर इसी से बंधी है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी। हमारे स्रोतों में आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच के टकराव का जिक्र है। तो ये देखते हुए कि हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार और हमारा अस्तित्व हमेशा से प्रकृति और ऋतुओं के साथ तालमेल बिठाकर चलने पर आधारित रहा है, तो क्या असली चुनौती सिर्फ तकनीकी या राजनीतिक है, या कुछ और? या हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम विकास और प्रगति की अपनी परिभाषा को ही ग्रह की जलवायु की हकीकत के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, बजाय इसके कि हम उससे लड़ते रहें।